वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं पनी मूवी की शुरुआत त्रिशूर नाम के शहर से होती है, जहां हम डॉन और बिजू नाम के दो बंदों को देख पाते हैं और इन दोनों ने गैंगस्टर बनकर पूरे त्रिशूर में आतंक फैलाया होता है, क्योंकि त्रिशूर अक्सर गैंगस्टर्स की वजह से ही जाना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर गिरी नाम का आदमी है। उसकी तो पूरी एक टीम है जिसने पुलिस तक को डरा के रखा हुआ है। हालांकि पुलिस वालों का हेड अपनी पूरी टीम के साथ इकट्ठा होकर गिरी और बाकियों के बारे में जानकारी निकालने के लिए निकल जाता है, लेकिन बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि सर आप तो नए नए हो यहाँ पर, लेकिन हम जमाने से गिरी और उसके साथियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। हमें पता है कि जब भी कोई अपराध वगैरह होते हैं वो गिरी और उसके गुंडे ही अंजाम देते हैं, लेकिन वो लोग अपराध ऐसे करते हैं कि सबूत ही नहीं छोड़ते। हमारे खुद के डिपार्टमेंट में कई सारे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, इसीलिए बहुत ही मुश्किल है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। लेकिन तब सीनियर भी कहता है कि तो क्या हम हाथ में हाथ रखे बैठे रहे और उनको अपराध करने दें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हमें कैसे भी करके उनको रोकना होगा, क्योंकि लोग कानून की ऐसी धज्जियां नहीं उड़ा सकते। दूसरी तरफ डॉन और बिजू को किसी ने रमेश नाम के आदमी को मारने का ऑर्डर दिया था। रमेश का किसी दूसरे आदमी के साथ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है और वो आदमी जमीन खरीदना चाहता है, पर रमेश बेचने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए उस आदमी ने रमेश को मारने की सुपारी इन दोनों को दी है। इसीलिए ये दोनों खुलेआम बीच पब्लिक के सामने रमेश को एटीएम के अंदर घुसा कर मार देते हैं। ऐसी सफाई से उन्होंने रमेश को मारा होता है कि आसपास से गुजरने वालों को भनक तक नहीं लगती। दूसरी तरफ गिरी अपनी पत्नी गौरी के साथ ऑफिस में होता है, जहां उसके पूरे परिवार के लोग आए होते हैं। क्योंकि गिरी की बहन का आज बर्थडे है, तो सभी उसे किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे इसी के बारे में बात होती है। गिरी की एक कजन भी है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। वो चाहे तो आराम से गिरी के खिलाफ सबूत निकाल सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। साथ ही ये रमेश जो मरा ना अभी, वो असल में गिरी की ही गैंग का मेंबर था जिसकी हत्या हो गई है। वहीं डॉन और बिजू दोनों हत्या करने के बाद खुद को मासूम बताकर लोगों को चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो यहाँ किसी की लाश पड़ी हुई है, किसकी है ये? और ये सुनते ही वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग पुलिस को फोन पर बुलाते हैं, जो उस एटीएम को सील करके वहाँ जांच वगैरह शुरू करते हैं। एटीएम वैसे पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था, इसीलिए वहाँ पर कैमरा भी नहीं था। हालांकि पुलिस को तो अपना काम करना ही था, तो वो रमेश के हत्यारे को पकड़ने का काम शुरू कर देती है। उन सारे लोगों की गवाही ली जाती है जिन्होंने सबसे पहले लाश देखी। उन लोगों में ये डॉन और बिजू भी शामिल होते हैं। अब वो दोनों त्रिशूर के निवासी थे, इसलिए उनका कोई खास रिकॉर्ड भी पुलिस के पास नहीं होता कि ये कोई क्रिमिनल है भी या नहीं। इसलिए पुलिस वाले उनसे उनका नंबर वगैरह लेकर उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि जब तक हम ना कहें शहर छोड़कर मत जाना। दोनों भी हमें जवाब देकर चले जाते हैं। अब दोस्तों, एक हत्या करके वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि त्रिशूर शहर में सबसे पहला कांड तो हमने कर दिखाया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और भी कांड होने बाकी है। इसके बाद वो दोनों मॉल में आते हैं और कपड़े वगैरह चेंज करके अपना हुलिया बदल लेते हैं ताकि जल्दी कोई उनको पहचान न पाए। वहाँ पर आने के बाद उन्हें मॉल में गौरी दिखाई देती है, जो सामान खरीदने ही वहाँ पर आई थी। डॉन की नजर जैसे उस पर पड़ती है ना, तो वो उसे बड़ी गंदी नजरों से देखता है और जानबूझकर गौरी के पास से गुजरकर उसे छूने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस चीज को देखकर ना गौरी को इतना गुस्सा आता है कि वो थप्पड़ मार देती है उसे। इसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगती है, लेकिन इन दोनों को क्या पता था कि त्रिशूर में आने के बाद इन्होंने सबसे बड़े गैंगस्टर की पत्नी के साथ ऐसी हरकत कर दी। अब कहीं इस वजह से इनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। अब गौरी जैसे परेशान होकर मॉल से जाती है, गिरी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? तब गौरी उसको सारी बात बताती है। ये सुनकर तो गिरी का गुस्सा बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच जाता है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत मेरी पत्नी को छुए, और वो गुस्से में डॉन और बिजू को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। इतना ही नहीं, डॉन ने जिस हाथ से गौरी को छुआ था, गिरी उसका वो हाथ ही तोड़ देता है। इसके बाद वो आराम से गौरी के साथ वहाँ से चला जाता है। अब गिरी को तो लग रहा था कि ये मैटर यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी इस हरकत से गिरी को बड़ी मुसीबत होने वाली है। अगले सीन में यहाँ पर रमेश का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें गिरी भी शामिल होता है। रमेश का एक बड़ा भाई भी है जो सभी से ये कह रहा होता है कि रमेश बहुत ही अच्छा इंसान था, काफी अच्छे पैसे थे इसके पास, जरूर पैसों के लिए ही मेरे भाई को किसी ने मार गिराया। बेचारे ने शादी तक नहीं की थी, अकेला जिंदगी गुजार रहा था, खत्म हो गई बेचारे की जिंदगी। दूसरी तरफ दोस्तों, डॉन और बिजू हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि गिरी से मार खाने के बाद उन्हें एडमिट होना पड़ा था। तभी वहाँ पर दो बंदे आते हैं। इन दोनों ने ही डॉन और बिजू को रमेश को मारने की सुपारी दी थी। असल में दोस्तों, ये दोनों रमेश के बड़े भाई के बेटे हैं। रमेश अकेला था, उसके पास काफी ज्यादा संपत्ति थी जो उसके मरने के बाद उसके बड़े भाई के पास जाएगी, और एक बार ये दोनों भाइयों के पिता को वो संपत्ति मिल गई तो बस ये दोनों अपने पिता को भी मरवा देंगे। इतने खतरनाक है ये, ताकि सारी संपत्ति दोनों के नाम हो जाए। इसीलिए इन्होंने डॉन और बिजू को 10 लाख रुपए दिए थे रमेश को मारने के लिए, जो काम उन्होंने सच में कर दिया। अब इन दोनों ने वैसे अपना काम तो कर दिया था, लेकिन गिरी की मार उनके मन से जाती नहीं। जब भी वो आंख बंद करते हैं तो उन्हें गिरी का चेहरा दिखाई देता है। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि हम गिरी की जिंदगी नरक से भी बदतर बना देंगे, ताकि कभी हमारे साथ वो आंख उठाकर भी ना देखे। अब गिरी से
से बदला लेने के लिए सबसे पहले तो दोनों उसका घर ढूंढते हैं कि असल में वो रह कहाँ रहा है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको और उन्हें गिरी का घर मिल जाता है। इसीलिए यहाँ से दोनों अब उन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। दोपहर के टाइम गिरी कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ था और घर में गौरी अकेली होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों घर में घुस आते हैं और गौरी को पकड़कर उसकी ही साड़ी से उसका हाथ बांध देते हैं। अब डॉन कहता है कि क्या है ना, तेरे पति ने हमारे ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है आज उसको पता चलेगा, तुम देखना अपनी आंखों से। इसके बाद वो दोनों मिलकर गौरी के साथ सारी गलत हरकतें करते हैं। बेचारी गौरी मदद के लिए चिल्ला रही होती है लेकिन घर में कोई मौजूद ही नहीं होता। पर जब थोड़ी देर के बाद गिरी घर आता है उसको सदमा लग जाता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। गौरी उसे बता देती है कि वही मॉल वाले लड़के आए थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है और आज ये पहली बार था जब गिरी से किसी ने पंगा लिया था, यहाँ तक कि उसकी वाइफ के साथ ये हरकतें कर दी। वरना इससे पहले तो लोग उसके नाम से डरते थे और आज तो गिरी की माँ भी उसे कह देती कि बेटा उन लोगों ने जो किया है ना उसके लिए उन्हें आसान मौत मत देना, तड़पा तड़पा कर मारना उनको, ऐसी हालत करना कि मरने के बाद भी मरे ना। गिरी की आंखों में भी गुस्से से उबलते हुए खून को साफ देखा जा सकता था कि अब वो उनको छोड़ेगा नहीं। दोस्तों गिरी अपने सारे साथियों को डॉन और बिजू को पकड़ने में लगा देता है। गिरी ने तो सभी से कह दिया था कि ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि पुलिस उन दोनों को पकड़कर सिर्फ जेल में डाले, मैं अपने हाथों से उन दोनों का खात्मा करना चाहता हूँ। और फिर पूरे शहर के अंदर जितने भी लोग गिरी की गैंग से जुड़े हुए थे वो सभी डॉन और बिजू को पकड़ने में लग जाते हैं। उन्हीं लोगों में पुलिस का खबरी भी दोस्तों गिरी की गैंग में शामिल है। तो उससे होता यह है कि पुलिस वालों को इस चीज की खबर लग जाती है। इसीलिए सीनियर पुलिस ऑफिसर सभी पुलिस वालों से कहता है कि ध्यान से सुनो, बिजू और डॉन को हमें गिरी के उन गुंडों से पकड़ने से पहले पकड़ना होगा। इसलिए वो सभी भी उन दोनों को ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ काफी मशक्कत करने के बाद गिरी के साथियों को पता चल जाता है कि रमेश को भी उन्हीं दोनों ने मार गिराया था। साथ ही डॉन के गांव का एड्रेस भी मिल जाता है लेकिन बिजू का कोई अता पता नहीं होता। इसलिए गिरी के साथी डॉन के गांव पहुंच जाते हैं और वहां आकर उसके पिता को ही उठाकर लेकर जाते हैं। डॉन के पिता भी हैरान कि आखिर ये सब लोग हैं कौन और मेरे साथ करने क्या वाले हैं। तब वो लोग उन्हें बता देते हैं कि तुम्हारे बेटे ने क्या क्या कांड किया है और वो भी किस बंदे के साथ किया है। ये सुनकर बेचारे डॉन के पिता भी हैरान, कहते हैं मैंने तो अपने बेटे को शहर काम करने के लिए भेजा था, न जाने वो ये क्या कर रहा है। और उन्हें भी पता नहीं होता कि डॉन अभी कहाँ हो सकता है, लेकिन उनके जरिए डॉन का पता लगाया जा सकता था। इसलिए गिरी के साथ ही डॉन के पिता के मोबाइल से डॉन को फोन लगाते हैं, जहाँ गिरी का भाई देवा फोन पर ही डॉन के पिता को मारते हुए उनकी चीखें डॉन को सुनाता है और कहता है कि अभी तो सिर्फ मारा है, जल्द ही नहीं आया तो जान से मारने में भी देरी नहीं लगेगी, क्योंकि तूने जिससे पंगा लिया है ना तो कब्र में भी क्यों ना चले जाए, गिरी तुझे वहां से भी खोद कर बाहर निकाल लेगा। ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास, जल्दी अपने बाप को बचाना है तो पहुंच जा यहाँ। ये सुनकर डॉन एकदम से गुस्से में हो जाता है कि देवा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पिता को मारे, दुश्मनी मेरे से थी तो मेरे पिता को बीच में क्यों लाया, नहीं छोड़ूंगा इसे, अब मैं भी गिरी के सारे करीबी को मार डालूंगा। इसके बाद तो वो और बिजू दोनों अपना फोन फेंक देते हैं ताकि फोन ट्रेस ही ना हो पाए। अब रात को देवा आराम से सो रहा होता है क्योंकि उसे ये लगता है कि डॉन अपने पिता को बचाने जरूर आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। उस समय उसकी ये बात सच भी होती है। डॉन बिजू के साथ देवा के घर तो आ जाता है लेकिन डरते हुए नहीं बल्कि डराने के लिए। वो सोए हुए देवा का फायदा उठाकर उसे चेन की मदद से बेड से बांध देता है और थप्पड़ मार मार कर उसको जगाते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना, मेरे मैटर के बीच में मेरे पिता को नहीं लाना चाहिए था, अब तू अंजाम भुगतेगा। इतना कहकर वो देवा को शूट करके मार देता है। और फिर क्या था, इस चीज की खबर जैसे ही गिरी को लगती है वो तुरंत देवा से मिलने जाता है जो कि मर चुका था। गिरी को तो समझ नहीं आता कि आखिर दो कौड़ी के लफंगों में इतना दम कहां से आ गया कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा काम करे, उसके बाद मेरे भाई तक को मार दे। गिरी दोस्तों ये सोच सोच कर पागल हो जाता है कि अब मैं कैसे भी करके उन दोनों को अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। उन्हें मारूंगा नहीं, ऐसा मारूंगा कि बस। देवा के मरने की खबर मीडिया तक चली जाती है, इसीलिए ऑफिशियली तौर पर पुलिस भी अब इस केस में इन्वॉल्व हो जाती है। वो लोग भी डॉन और बिजू को पकड़ना चाह रहे होते हैं और पब्लिक तो इस चीज से बड़ी खुश होती है कि चाहे कोई भी हो, गुंडे शहर में मर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, ताकि गुंडा राज खत्म हो जाए। उनको क्या पता था कि गिरी अगर खत्म हुआ तो डॉन और बिजू लोगों का जीना हराम कर देंगे। गिरी तो फिर भी सिर्फ दुश्मनों के साथ गलत बर्ताव करता है, लेकिन ये दोनों तो निर्दोषों को बस अपने पैसों के लिए मारते हैं। दूसरी तरफ अपने भाई के मरने की वजह से गिरी बहुत ही उदास होकर घर जा रहा होता है, लेकिन तभी छुप कर ये दोनों उस पर गोलियां चलाने लगते हैं ताकि गिरी को भी मार दे। कुछ गोली तो गिरी के कंधे पर लग जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी राइफल निकाल कर जैसे गोलियां चलाना शुरू करता है वो दोनों भी बाइक पर सवार होकर भाग जाते हैं। गिरी भी पूरे गुस्से के साथ अपनी गाड़ी
गाड़ी लिए उनके पीछे जाता है, क्योंकि पहली बार ये उसकी नजर में आए थे। ऐसे तो वो उन्हें जाने नहीं दे सकता। लेकिन तभी डॉन और बिजू अपनी बाइक में ब्रेक लगाकर तुरंत रिटर्न भागते हैं। अब बाइक में तो तुरंत रिटर्न लग जाता है, कार में थोड़ा लगेगा। इसी वजह से जब तक गिरी कार घुमाता तब तक ये दोनों वहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं, इसीलिए वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। अब डॉन और बिजू दोनों वहाँ से जंगल में बने एक झोपड़ी के पास जाते हैं, जहाँ वो छुप कर रह रहे होते हैं। लेकिन झोपड़ी की लाइट जलती हुई देखकर उन्हें शक हो जाता है कि शायद अंदर कोई है जो उन्हीं का इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो दूसरा ठिकाना ढूंढने निकल जाते हैं। दोनों वैसे दिखने में नौसिखिए लगते हैं, लेकिन हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं दोस्तों, ताकि पकड़े ना जाए। पर जैसे ही वो दूसरा ठिकाना ढूंढने जाते हैं तभी गिरी फिर से उनके पीछे पड़ जाता है, और इस बार तो वो एकदम तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर उनकी बाइक के सामने ही उन्हें ठोक देता है। इस चीज से वो दोनों बाइक से नीचे गिर जाते हैं, और किस्मत उनका साथ दे जाती है, क्योंकि सड़क के किनारे ही तालाब होता है जिसमें गिरकर वो वहां से भाग चुके होते हैं। गिरी की वही हालत हो चुकी थी, हाथ तो आया लेकिन मुंह को ना लगा। पर तब भी गिरी चुप बैठने वाला नहीं था। वो जब तक उन दोनों को मार नहीं देता तब तक शांत नहीं होगा। अगले सीन में उन दोनों भाइयों को भी पकड़ लिया जाता है, जिन्होंने रमेश को मारने के लिए डॉन और बिजू को सुपारी दी थी, जिस वजह से हत्यारा कौन है ये पुलिस को पता चल जाता है। लेकिन हाँ, उन दोनों को पकड़ना अभी भी बाकी था। अब रात को गिरी का साला दीपक डॉन के पड़ोस में रहने वालों को कुछ पैसे दे रहा होता है, ताकि अगर कभी बाय चांस डॉन यहाँ पर आए तो वो लोग तुरंत उसे फोन करके उसके बारे में बता दे। इसीलिए जैसे वो ये काम करके घर जा रहा होता है तभी वहाँ डॉन और बिजू पहुंच जाते हैं। अब डॉन दीपक से कहता है कि मेरे पिता को उठाकर सबक नहीं मिला क्या तुम लोगों को, जो अब मेरे पड़ोसियों को खरीदने पहुंच गए। अरे हिम्मत है तो सीधे हम दोनों को पकड़ कर दिखाओ ना, दूसरों का सहारा लेने की क्या जरूरत है। इतना कहने के बाद डॉन कई बार चाकू की मदद से दीपक पर हमला कर देता है। इसके बाद वो दीपक के फोन से गुस्सा दिलाने के लिए गिरी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तेरा साला जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है, अब उसे बचा सकता है तो बचा ले। गिरी तुरंत ही दीपक को बचाने पहुंच जाता है और किस्मत से सही टाइम पर वो पहुंच भी जाता है। इसीलिए दीपक को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि दीपक खतरे से बाहर है। तब पूरे परिवार वालों की जान में जान आती है। अब पुलिस वाले गिरी के पास आकर कहते हैं कि देखो, हम डॉन और बिजू के पीछे लगे हुए हैं, हमारी पूरी एक टीम इस पर काम कर रही है, इसलिए प्लीज तुम लोग पीछे हट जाओ और कानून को अपने हाथ में मत लो। पर गिरी कहता है कि तुम्हारी टीम तो कब से काम कर रही है, उसके बावजूद भी मेरा भाई मर गया, मेरे साले के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, अब क्या अपने पूरे परिवार को मरने दूं, उसका इंतजार करूं? एक बार वो दोनों मेरे हाथ लग गए ना तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। पुलिस वाले भी ये सुनकर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सुराग ही नहीं था। इधर सारे लोग परेशान थे, लेकिन डॉन और बिजू तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। अब तो उन्होंने गिरी की माँ को अपना अगला टारगेट बना लिया होता है। गिरी की माँ जैसे हॉस्पिटल की लिफ्ट में होती है, उसके अंदर वो दोनों पहुंच जाते हैं, वो भी बुर्का पहनकर, और गिरी की माँ पर भी चाकुओं से हमला कर देते हैं। लेकिन किस्मत से उन्हें भी बचा लिया जाता है। गिरी की हालत खराब, उसे समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या, कैसे ढूंढे उन दोनों को, क्योंकि अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तभी उसका दोस्त उसको फोन करके कहता है कि डॉन और बिजू ने सरेंडर कर दिया है, वो भी पुलिस के सामने, अभी वो दोनों जेल के अंदर है। ये सुनते ही गिरी तुरंत पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ सच में दोनों जेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब गिरी का तो मन कर रहा था कि जेल के अंदर घुसकर दोनों को अभी खत्म कर दूं, लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि देखो, अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमने इतने चार्जेस लगाए हैं कि कभी दोनों बाहर नहीं आ पाएंगे। और दोस्तों, यही तो था दोनों का प्लान। उन्हें पता था कि एक बार वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो पुलिस कानून के हिसाब से उनको सजा देगी, और गिरी और उसके साथियों से बचाएगी भी पुलिस। अब थोड़े दिन जेल में बिताने के बाद रिश्वत वगैरह देकर वो बाहर आ ही जाएंगे, ये उनका प्लान है। गिरी को भी ये बात बड़े अच्छे से पता होती है कि दोनों का प्लान चल क्या रहा है, इसीलिए अभी के लिए तो गिरी जेल से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब दोनों यानी कि वो डॉन और बिजू कोर्ट में जा रहे होते हैं तो गिरी के साथ ही स्नाइपर की मदद से दोनों पर गोलियां चला देते हैं। लेकिन गोली चलने के बाद भीड़ में हड़कंप मच जाती है। पुलिस वाले भी तुरंत उन दोनों को बचाकर गाड़ी में डाल देते हैं ताकि उन्हें हॉस्पिटल ले जा पाए। दोनों की जान तो बच जाती है, पर ऐसा लगता है कि गिरी का प्लान फेल हो गया। अब वो पुलिस के चंगुल से इन दोनों को छुड़ा नहीं सकता। पुलिस पूरे हॉस्पिटल को अच्छे से घेर लेती है ताकि कोई भी उन दोनों को कुछ कर ना पाए। लेकिन जिस वार्ड के अंदर वो दोनों मौजूद होते हैं, गिरी का दोस्त बाहर से वार्ड की दीवार ही तोड़ देता है और दोनों को हॉस्पिटल के अंदर से उठा लेता है। पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ धरी रह जाती है। अब यहाँ से हम जंगल में बने घर को देखते हैं, जिसके अंदर ही डॉन और बिजू मौजूद है, और तब पूरे गुस्से के साथ गिरी वहाँ पर आता है। यहाँ कोई नहीं होता उसको रोकने वाला, वो जैसे चाहे वैसे तड़पा तड़पा कर उन दोनों को मार सकता है। अब हाँ, गिरी इतनी आसान मौत तो उनको देने से रहा। वो पहले तो जी भर के दोनों को मारता है। जो भी इन दोनों ने उसके परिवार वालों के साथ किया
उसका पूरा बदला ले रहा होता है। पर तब भी डॉन गिरी से कहता है कि किस काम का तू गुंडा है रे, तेरी पूरी टीम के होते हुए हम दोनों ने मिलकर इस शहर के सबसे बड़े गुंडे की नींद हराम कर दी। अरे हम मर भी गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें त्रिशूल में दहशत फैलानी थी जो हमने कर दिखाया। वो फिर से गिरी को उसकी पत्नी के बारे में कहकर गुस्सा दिलाने लग जाता है कि सच बताएं तो भाभी बड़ी कमाल की चीज है। और फिर क्या था, इस चीज से गिरी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सबसे पहले बिजू को, उसके बाद डॉन को बॉम्ब लगाकर चिथड़े उड़ा देता है उनके। बड़ी भयानक मौत होती है दोनों की। आखिरकार गिरी ने अपना बदला ले लिया था और उसने ये भी बता दिया था कि त्रिशूल का असली गुंडा कौन है। इसी के यानी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।